आज मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था साइंस बुक का थर्ड लेसन, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। आज मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को डील करने वाला हूँ, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम लोग बगैर समय को नष्ट किए हुए एक एक क्वेश्चन आंसर को डील कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने टोटल क्वेश्चंस जो हैं टाइप किए हुए हैं, पहले से आंसर्स भी इसमें टाइप किए हुए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, और यहीं से मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा भी रहा हूँ। साथ में आपको करना क्या होगा कि आपको जो है इस क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में लिखना होगा। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि करना क्या है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद जो भी आपके नोट कॉपी में आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन आंसर को, तो उसको आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आज ही शाम 4 बजे तक आप लोग अपने अपने क्लास के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो क्लास का बना हुआ है उस पर 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप लोग जरूर भेजेंगे, ताकि कि हम लोगों को पता चलता रहे कि कौन बच्चे जो हैं घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चों का तो जब भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जब भी का स्कूल खुलेगा तब, है ना, तब उनकी कॉपी को चेक कर लिया जाएगा कि आखिर उन्होंने क्या पढ़ाई घर में किया और उन्होंने क्या पढ़ाई घर में कितना पढ़ाई नहीं किया। क्योंकि हम लोग जो लिखवाते जा रहे हैं उसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि जब स्कूल खुलेगा तो सबसे पहले तो वह स्कूल में हम लोग कॉपी चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग लिखवाते जा रहे हैं, आपको लेसन पढ़ाते जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि लिखाने पढ़ाने के बाद हम आप लोगों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपको याद करने को भी प्रतिदिन दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपनी कॉपी से प्रतिदिन लिखकर इसको याद करते रहेंगे, ताकि क्या हो कि जब भी हम लोग स्कूल में मिलें सब साथ में, आप हों हम हों, तो हम लोग सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे के साथ। और इसी दौरान पता चल जाएगा कि लॉकडाउन इतने दिन लंबे समय तक रहा तो कौन से बच्चे घर पे स्टडी किए और कौन से बच्चे घर पे स्टडी नहीं किए। तो इसको पता करने का सिंपल सा यही तरीका है कि आप लोग होमवर्क जरूर करें, है ना, तब हम लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को मैं अभी तुरंत स्क्रीन पे ले चलूँगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप लोगों को स्टडी करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आंसर, उसको करना क्या है कि वीडियो को आप लोगों को कर लेना है पॉज। वीडियो को आप लोगों को क्या कर लेना है, वीडियो को कर लेना है पॉज। और पॉज करने के बाद, है ना, पॉज करने के बाद आप लोग पहले इसको लिख लेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, है ना। आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो कुछ चीज़ें जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के लिखते रहिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं, और जितने भी ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको सारे के सारे आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जितने भी अभी आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके क्वेश्चंस हैं। और जितने भी आपको दिखाई देंगे ब्लैक कलर के वो सारे के सारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे आपके। आप लोग देख लें स्क्रीन पे एक बार फिर से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों को समझ में मेरी बातें आ रही होंगी, और आप लोग होमवर्क जरूर करें। ये जो है एक तरीके से आप समझ लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग घर पे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, हम लोग घर पे रह के भी आपके लिए नया नया तरीके से ढूंढ के एकदम क्लास वाला फीलिंग लाते हैं यहाँ, कि आपको लगे कि हम क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो पेज खुला हुआ है ये है किसका, तो क्लास 6 के लेसन नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, इसका लेसन खुला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं पहला सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट वुड यू डू मेक ए मेटालिक ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स लस्टर आफ्टर इट हैज लॉस्ट इट्स सीन, है ना। कहने का मतलब कि अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट जिसका साइनिंग जो है वो खत्म हो जाए, चला जाए, तो उसको साइन वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में देखना है। तो जवाब लिखा हुआ है कि द मेटालिक ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स लस्टर इफ इट्स सरफेस इज रब्ड विथ क्लॉथ और सैंड पेपर। कहने का मतलब ये है कि जो मेटालिक आपको जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, अगर उसके फिर से आपको लस्टरलेस को लाना है, मतलब साइनिंग को लाना है, तो आपको क्या करना होगा कि उसको एक कपड़े से, सैंड पेपर से, या फिर उसको पॉलिश करना होगा। कपड़े से रगड़ सकते हैं आप,
साइनिंग आ जाएगा। सैंड पेपर से रगड़ देंगे, साइनिंग आ जाएगा। और अगर इन सभी चीज़ों से नहीं आता है तो आपको उसको क्या करवाना होगा, पॉलिश करवाना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नेम 2 हार्ड एंड 2 सॉफ्ट सॉलिड। 2 हार्ड और 2 सॉफ्ट सॉलिड का नाम लिखना है। तो देखिए मैंने आंसर में लिखा है डायमंड एंड आयरन आर द हार्ड सॉलिड मटेरियल। डायमंड और ये जो आयरन होता है नॉर्मल, ये हार्ड सॉलिड मटेरियल होता है। और क्लॉथ और पेपर जो होता है ये आपका सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर की नेम 2 ऑब्जेक्ट्स द सर्फेसेज ऑफ विच आर स्मूथ एंड 2 द सर्फेसेज ऑफ विच आर रफ। आपको 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जिसका जो सरफेस है स्मूथ है, और 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जो कि जिसका सरफेस जो है वो रफ है। आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने स्मूथ सरफेस में लिख लिया है मिरर एंड स्टेनलेस स्टील। लिखा हुआ है मिरर एंड स्टेनलेस स्टील हैव स्मूथ सरफेसेस एंड सॉइल एंड स्टोन हैव रफ सरफेसेस। आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। समझ लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और बदल के। अगर आपको और कोई स्मूथ सरफेस वाला 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो आप उसको लिख ले, है ना। और कोई रफ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला सवाल जो है लिखा हुआ हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर। जलीय पौधे और जलीय जीव जंतु जल में कैसे जिंदा रह जाते हैं। तो लिखा हुआ है एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इज सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट। तो लिखा हुआ हवा जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है जो कि कुछ हद तक पानी में भी घुला हुआ होता है। लिखा हुआ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। तो जलीय पेड़ पौधे जो होते हैं और जलीय जो आपके जीव जंतु होते हैं वो करते क्या है कि पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को वो लोग सांस लेकर जिंदा रह जाते हैं, है ना। तो ये था सवाल नंबर ए, जिसमें था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। 20 वर्ड्स के अंदर नहीं देना है। तो आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्वेश्चन है। आप लोग लिखने के लिए क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आसानी से अपनी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों को ये समझ आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। अगले सवाल की ओर हम लेके चल रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब जो है 40 वर्ड्स के आसपास में आपको देना है। पहला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट, नेम 2 सॉलिड्स व्हिच आर सॉल्युबल एंड 2 व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिखा हुआ आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या समझते हैं, मतलब डिफिनीशन लिखना है इन दोनों का। इसके बाद 2 ऐसे सॉलिड का नाम लिखना है जो पानी में घुल जाता है, और 2 ऐसे सॉलिड का नाम लिखना है जो पानी में नहीं घुलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, ए लिक्विड दैट डिजॉल्व अदर सबस्टांसेस इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। एक ऐसा लिक्विड जो किसी दूसरे सबस्टांस को अपने आप में घुला लेता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जा सकता है। क्रसर भी आप देख सकते हैं, क्रसर जहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि एंड द सबस्टांस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्यूट, और जो सबस्टांस घुलता है लिक्विड में उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, कि शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। आप लोग भी जानते हैं कि चीनी और नमक जो होता है पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है कि सैंड एंड स्टोन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। हाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, देख सकते हैं सुधर गया। सैंड और स्टोन जो होता है, बालू जो होता है, पत्थर का टुकड़ा जो होता है, वो पानी में नहीं घुलता है। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है हाउ विल यू नो वेदर ए सबस्टांस इज मिसिबल और इमिसिबल विथ वाटर। आप कैसे जानेंगे कि कोई सबस्टांस मिसिबल है या कोई सबस्टांस इमिसिबल है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच, 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, कि लिक्विड्स लाइक शैम्पू, ग्लिसरीन आर मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड मिसिबल। आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। लिक्विड्स लाइक शैम्पू एंड ग्लिसरीन आर मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड मिसिबल। जैसे कुछ लिक्विड है, शैम्पू है, ग्लिसरीन है, ये सब होते क्या है कि पानी में घुल जाते हैं। ये सब पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट, इसका क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूशन का। तो इनको बोला जाता है मिसिबल। और दूसरा में लिखा हुआ है कि एंड लिक्विड्स लाइक केरोसिन, कुकिंग ऑयल, etc which do not mix with water to form a solution are called immiscible liquid। जैसे केरोसिन ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, अगर इन सभी चीज़ों को आप पानी में मिलाइएगा तो ये पानी में मिलेंगे नहीं, तो इनको कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। मेरी बातों को आप लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों में से किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पर
आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को हल कर सकूं। अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? गिव वन एवरीडे एग्जाम्पल। तो क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं और प्रतिदिन के जीवन के लिए आप एक एग्जाम्पल दें। मैंने आपको बुक से ही आंसर को लिखा है, बहुत अच्छा आंसर है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक प्रकार के वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है, इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लाइब्रेरियन ऑफ आवर स्कूल इमीडिएटली फाइंड्स द बुक यू आस्क फॉर। है ना, यहाँ तक देखें, अगर आप अपने स्कूल के लाइब्रेरियन से जाके किसी बुक्स को मांगते हैं तो वो तुरंत आपको उस बुक को निकाल कर दे देता है। क्यों? बिकॉज द बुक्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड। इसलिए कि किताब जो होता है अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया हुआ होता है। द बुक्स ऑन ईच सब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर। एक सब्जेक्ट से बुक को एक साथ रखा जाता है। एंड देन उसके बाद भी विथ इन ईच ग्रुप दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑथर्स नेम। इसके बाद करता क्या है, लाइब्रेरियन करते क्या है कि लाइब्रेरियन एक सब्जेक्ट के बुक को तो एक जगह रखते ही हैं, साथ में बुक के जो ऑथर्स होते हैं उनके नाम को वो लोग नाम के मुताबिक, उनके नाम के सरनेम के मुताबिक उसको अरेंज करके रखते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि आप जितनी जल्दी बुक्स को मांगते हैं वो उतनी जल्दी आपको बुक निकाल के दे भी देते हैं। अगला जो 4 नंबर है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने का क्या फायदा है, तो आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आप नीचे आ जाते हैं हम लोग। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन अच्छे तरीके से दिखा देता होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल तैयार किया जाए, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख कर पढ़ाना थोड़ा उचित नहीं समझा, क्योंकि बोर्ड पे लिखने से वीडियो का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बच्चे शायद देख भी नहीं पाते, उनको लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसे कंप्यूटर पे MS वर्ड पे टाइप कर दिया और उसी का रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। लिखा हुआ पहला जो बेनिफिट है वो है क्लासिफिकेशन हैव ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। क्लासिफिकेशन करने से होता क्या है कि किसी सबस्टांस के बारे में हमको नियमबद्ध क्रमबद्ध उसके बारे में पता चल जाता है। लिखा हुआ क्लासिफिकेशन हैव ए जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक किसी ग्रुप के एक मेंबर के बारे में अगर हमको जानकारी मिल जाए तो उस ग्रुप के बाकी मेंबर के भी नोटिफिकेशन या फिर कह सकते हैं उसके बारे में आइडिया हमको मिल जाता है। इसके बाद 3 नंबर में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशंस नो हाउ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ग्रुप। साथ में क्लासिफिकेशन ये भी बताता है कि एक ग्रुप के मेंबर किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर से कैसे अलग हैं, इसके बारे में बताता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अगला जो 5 नंबर सवाल है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इन 3 वेज इच ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। गुणों के आधार पर इन 4 मटेरियल्स को आप लोगों को क्या करना है कि अलग अलग बांटना है ना। तो देखिए कि मैंने बांटा भी है, मैं लिख के दिखाता हूँ, लिखा हुआ भी है, और आप लोग चाहें तो इसको अपने नजरिए से भी बांट सकते हैं। तो पहला में वुड, तो मैंने लिखा जो आप लोग देख लीजिए। मैंने सबसे पहले लिखा है कि वुड इज ए ओपाक्यू सॉलिड, मतलब वुड जो है ओपाक्यू सॉलिड है, मतलब आर पार इससे दिखाई नहीं देता है, ये अपारदर्शी है। फिर लिखा है मैंने इट इज हार्ड सॉलिड, ये बहुत कठोर सॉलिड होता है। एंड वुड इज नॉन लस्ट्रस, इसके पास कोई अपना चमक नहीं होता है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ग्लास के बारे में मैंने लिखा है कि ग्लास हैज ए स्मूथ सरफेस, ग्लास का जो सरफेस होता है बहुत चिकना होता है। ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास जो होता है आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है इसको। ग्लास हैज इट्स ओन साइन, ग्लास के पास अपना चमक होता है। तो देखिए मैंने बांटा है इसको, है ना, 3 तरीके से। पेपर के बारे में मैंने लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। पेपर इज ए सॉफ्ट सॉलिड, पेपर हैज डल अपीयरेंस एंड पेपर इज लाइट वेट। पेपर जो होता है सॉफ्ट सॉलिड होता है, इसका अपीयरेंस डल होता है, मतलब इसके पास अपना चमक नहीं होता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि पेपर इज लाइट वेट, पेपर का जो वजन होता है बहुत कम होता है ना। फिर मैंने लिखा आयरन के बारे में, आयरन इज अ हार्ड सॉलिड मटेरियल, आयरन हैज इट्स ओन साइन, आयरन इज एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं आयरन जो है हार्ड सॉलिड मटेरियल होता है, इसके पास अपना साइन होता है, और आयरन जो होता है ओपाक्यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मेरे ख्याल से बी नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं वीडियो को फिर से रोक देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ताकि कि आप लोगों को लिखने में बन जाए। अब जो अगला सवाल है सी नंबर, वो है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे सवाल में 4 ऑप्शंस दिए हुए थे आपके बुक में, लेकिन मैंने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर लिख दिया है। सवाल तो आप अपने बुक से भी पूरा लिख लेंगे। तो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लस्ट्रस। 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से मुझे पूछा गया ये कि कौन सा मटेरियल जो है लस्ट्रस है। लस्ट्रस कहने का मतलब है
कि कौन सा मटेरियल जो है चमकदार है, तो मैंने आंसर में लिख दिया गोल्ड। गोल्ड जो होता है मेटल है और मेटल जो होता है लस्ट्रस होता है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द मेलेबल सबस्टांसेस अमंग द फॉलोइंग। फिर था कि कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से पूछा गया कि कौन सा सबस्टांस मेलेबल है, मतलब किसको पीटने पे वो सीट में बदलेगा। तो मैंने आंसर लिख दिया किसको, एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल को जब पीटा जाता है हैमर से, है ना, तो वो सीट में बदल जाता है। फिर अगला सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपाक्यू। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा गया क्या कि बताइए इनमें से कौन जो है आपका ओपाक्यू नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। तो मैंने लिख दिया फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास जो होता है ओपाक्यू नहीं होता है, रगड़ा हुआ ग्लास जिसको बोलते हैं, है ना, वो होता क्या है, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द ऑड वन। फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उनमें से लिखा हुआ था किसी एक को चुनिए। तो 3 लिक्विड का नाम था और ये जो शुगर है सॉलिड है, तो मैंने इसको चुन लिया, आप लोग देख सकते हैं। फिर अब आपको डी नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने जो ब्लैंक स्पेस था उसको मैंने ब्लैक कलर से भर दिया है, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है किरोसिन इज, और ये दोनों ऑप्शन था, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जो ऑप्शन है इसमें से किसी एक को भरना था। तो मैंने भरा है किरोसिन इज इमिसिबल विथ वाटर, मतलब किरोसिन जो होता है पानी में घुलता नहीं है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता, ये तैरता है, इसलिए इमिसिबल है। अगला है ए लिक्विड दैट डिसॉल्व अदर सबस्टांसेस इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। एक लिक्विड जो किसी दूसरे सबस्टांस को अपने में घोल लेता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। अगला है डक्टाइल मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अगर कोई मेटल डक्टाइल होगा तभी उसको वायर में बनाया जा सकेगा, तो मैंने यहाँ क्या भर दिया, डक्टाइल। फिर है मलेबल मटेरियल कैन बी प्रेसेस इनटू सीड्स। प्रेस्ड होगा यहाँ पे शायद, है ना, देखिए मैं सुधार दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में सुधार लीजिएगा, है ना। तो ये जो है आपका कि प्रेस्ड होगा यहाँ पे, तो मेलेबल होगा तो उसको दबा के सीट में बदला जा सकेगा। ए ब्रिटल मटेरियल ब्रेक्स इजिली, है ना, ब्रिटल मटेरियल जो होता है आसानी से टूट जाता है, एकदम आसानी से। इसके बाद जो है ए मेटल इज टार्निश्ड व्हेन इज लॉसेस इज लस्टर। एक मेटल को टार्निश किया जाता है कब, जब उसके गुण खत्म हो जाते हैं तब, मतलब उनका जो चमक खत्म हो जाता है तब, है ना। अगला है इडेबल ऑयल। फिर मैच द फॉलोइंग था, मैंने सीधे सीधे मिला दिया। इडेबल ऑयल इमिसिबल होता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्युबल होता है पानी में, आयरन नेल पानी में डूब जाता है, और प्लास्टिक ब्लॉक जो होता है पानी में तैरते रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। आप सभी छात्र इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF भी जो है आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाए, है ना, कि ताकि आप लोग क्या हो कि आप लोग और अच्छे तरीके से घर पे अपना पढ़ सकें। मेरी कोशिश यही होगी। तो आप लोग क्या करें कि होमवर्क के तौर पे इस फेयर कॉपी को आज कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके आज के आज ही शाम 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने अपने क्लास के ग्रुप में भेजें, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, और जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो हम लोग फिर से इसको सुनेंगे, तो आप लोग याद भी करेंगे। तो आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।